चलिए अब बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे के ऐलान के पहले ईडी एक्शन में आ गया है। आधी रात को सीएम चन्नी का भतीजा गिरफ्तार हो गया है। अवैध रेत खनन मामले में भूपेंद्र सिंह हनी को अरेस्ट किया गया है। भूपेंद्र सिंह हनी की मोहाली कोर्ट में आज पेशी की जाएगी। कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले उसके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और जिसमें माना जा रहा है कि करीब 10 करोड़ का कैश बरामद हुआ था उसके पास से। कुछ और उसके सहयोगियों साथियों को भी उस वक्त उनके यहाँ छापेमारी की गई थी। इस पूरे मामले में ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए, लेकिन उसमें अपने ही जवाबों में हनी फंसता नजर आया, जिसके बाद अब खबर है कि उसको गिरफ्तार किया गया है। आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये है बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चन्नी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पहले भी उनके ऊपर हमलावर था, अब और एक बड़ा मौका मिल गया है। और कुलवीर दीवान हमारे संवाददाता। कुलवीर, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि अपडेट क्या है, लेकिन अब ये जब पहले छापे पड़े थे इनके घर पे, अलग अलग ठिकानों पे, तमाम पार्टियों ने हमला किया था, अब तो ये गिरफ्तार हो गए, यानी मुश्किल में फंस गए हैं सीएम चन्नी। जी, सीएम चन्नी की राजनीतिक मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और ऐसे में उनके भांजे की गिरफ्तारी निश्चित तौर पर एक बड़ा ये कहीं के सेटबैक है चरणजीत सिंह चन्नी के लिए। हालांकि ये मामला जो है वो 2018 का है और आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में ही कुछ दिन पहले ही ईडी ने रेड की थी पंजाब और हरियाणा में दर्जन भर ठिकानों पर भूपेंद्र हनी के, जो के भांजे हैं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के, उनके ठिकानों पर रेड की थी, जहां से 10 करोड़ रुपए नकदी जो है वो मिली थी और एक रोलेक्स की घड़ी 12 लाख रुपए जिसकी कीमत थी। इसके अलावा 21 लाख रुपए का सोना। तो इस तरह का सामान जो है वो ईडी ने बरामद किया था। अच्छा, उसके ये जानकारी मिल रही है कि ईडी ने जालंधर में अपने ऑफिस में भूपेंद्र सिंह को इसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया हुआ था, लेकिन उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई। ईडी संतोषजनक जवाब कोई नहीं दे पाए, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अच्छा, इसमें उनके कुछ साथी भी, उनको भी क्या गिरफ्तार किया गया है क्या, और आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसकी खबर है क्या? बिल्कुल, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी की जो खबर है वो केवल भूपेंद्र सिंह हनी की ही आ रही है कि उनको ही गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, अब एक चीज ये भी क्लियर हो रहा है कि चूंकि हनी के नाम पर चन्नी पर हमला किया जा रहा है। इसके पहले आपने देखा होगा किस तरीके से सिद्धू ने हनी, चन्नी और मनी का एक करके हमला किया था विरोधी पार्टियों ने, सिद्धू नहीं, विरोधी पार्टियों ने किया था। तो अब इस पूरे मामले में एक तो हनी का रिलेशन क्या है और दूसरा अब कितने मुश्किल में घिर चुके हैं चन्नी इस मामले को लेकर? देखिए, हनी जो है वो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की साली के बेटे हैं, यानी उनके भांजे हैं। और जहाँ तक घिरने की बात है, क्योंकि इतना नजदीकी रिश्ता है दोनों के बीच में, और जो विपक्षी दल हैं उनका ये कहना है कि ये खेल जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी ही अपने कुछ नजदीकी रिश्तेदारों के माध्यम से खेल रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सबसे बड़ा जो खनन माफिया मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही है पंजाब में। इस तरह के आरोप जो है वो विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाए गए हैं, पहले भी लगाए गए हैं और जब ये रेड हुई थी उस वक्त भी लगाए गए थे। यानी राजनीतिक स्तर पर चरणजीत सिंह चन्नी को और घेरने के लिए मैदान जो है वो तैयार हो गया है। लेकिन चिंता की बात इसलिए है चरणजीत सिंह चन्नी या कांग्रेस के लिए, क्योंकि ये घेराव जो है वो बिल्कुल चुनाव के नजदीक होने जा रहा है, क्योंकि 20 तारीख को चुनाव है और फिलहाल तमाम पार्टियां जो है वो चुनावी मैदान में है और कोशिश ये कर रही हैं कि अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो मजबूत की जाए और जो विपक्षी हैं उनकी राजनीतिक जमीन को खोखला किया जाए। कुलवीर, एक चीज ये समझना चाहेंगे, जब हनी के ऊपर रेड डाली गई थी, मुझे याद है 1 हफ्ते पहले, तब केजरीवाल हमलावर थे, हनी, चन्नी और मनी सबका जोड़ रहे थे। और कुछ ही दिन पहले दिल्ली में पीसी करके वो कहते हैं कि ईडी हमारे स्वास्थ्य मंत्री पर भी हम जो है रेड डाल सकती है। यानी एक तरफ अगर दूसरे सीएम के भतीजे या भांजे पर रेड पड़ रही है तो उस पर तो सियासत कर रहे हैं, और पहले से पीसी करके केजरीवाल साहब अपने आप को भोला बना दिया कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ ईडी की रेड पड़ सकती है, हालांकि अभी तक वो पड़ी नहीं थी। तो यानी पंजाब की सियासत में इस पर भी जमकर राजनीति हो रही है।
देखिए, ऐसे तमाम मामलों में जब अपने ऊपर आना चाहती है तो राजनीतिक पार्टियों के दो मुंह हो जाते हैं, यानी कि दो मुंह बात करती हैं। चरणजीत सिंह चन्नी बेशक खुद चरणजीत सिंह चन्नी या फिर कांग्रेस की पूरी टीम ने, यहाँ तक कि पंजाब से लेकर नेशनल टीम तक कांग्रेस ने एक दलित कार्ड खेलने की कोशिश की थी कि जो केंद्र सरकार है वो ईडी का गलत इस्तेमाल करके दलित मुख्यमंत्री को दबाना चाहती है। चलिए, ये तो भाई देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर है। कुलवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। पंजाब के बाद अब यूपी की सियासत की बात करते हैं। यूपी में आज बड़ा दिन है, बड़ा नामांकन है, सबसे बड़े लड़ैया आज मैदान में है। गोरखपुर शहर सीट से आज पर्चा दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहली बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए ये कार्यक्रम भी होगा, जो नामांकन का कार्यक्रम भी होगा, इसको काफी भव्य बनाया जाएगा। और बीजेपी की पूरी रणनीति है कि इस नामांकन कार्यक्रम के जरिए पूरे पूर्वांचल में एक मैसेज दिया जाए, क्योंकि एक दिन पहले आपने देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन के कार्यक्रम को भी बीजेपी ने काफी भव्य बनाया था। तो ये 5 तस्वीरें देखिए, हम इन 5 तस्वीरों के माध्यम से पूरे सियासी सफर को बता रहे हैं। 26 साल की उम्र में अपने गुरु के उत्तराधिकारी बनते हैं और फिर वो सांसद चुन लिए जाते हैं। गोरक्षपीठ के महंत भी वो उसके पहले उनको उनके गुरु ने बनाया। इसके बाद उनसे कहा कि भाई तुम राजनीति में उतरो, राजनीति में उतरे और फिर 2017 में 45 साल की उम्र में यूपी सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हालांकि उस वक्त फिर उनको एमएलसी बनाया गया और फिर वो मुख्यमंत्री रहे 5 साल तक, और 5 साल तक वो सांसद भी रहे गोरखपुर से, और अब पहली बार विधानसभा के रण में वो उतर रहे हैं। तो ये तस्वीरें, इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी का गोरखपुर में क्या कद है और किस तरीके से इस बार का सियासी रण में वो उतर रहे हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक तिवारी खुद हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं। विवेक, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि क्या कद रहा है मुख्यमंत्री का गोरखपुर में, और आप खुद गोरखपुर में हैं, हम देख रहे हैं कि आपके पीछे लोग काफी उत्साहित हैं। क्या कार्यक्रम है और क्या तैयारियां हैं? क्योंकि हम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम कल हमने देखा था, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हुई थी। अब तो ये तो सीएम का कार्यक्रम है, यहाँ तो बड़ी तैयारी होगी। जी हाँ, तैयारी बहुत अच्छी है। बाकी चीज़ों पर हम डिस्कस करें उससे पहले एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे साथ सरदार परविंदर सिंह है, अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश का जो है उसके मेंबर हैं, और यहाँ पर आए हुए हैं नामांकन मुख्यमंत्री का कराने के लिए। तो आप लोग अभी अंदर गए थे, क्या हुआ और किस लिए यहाँ पर आए? देखिए, हम लोग कल ही यहाँ आ गए थे और आज सुबह हम लोगों ने गुरुद्वारा जटाशंकर साहिब में माननीय मुख्यमंत्री जी के उज्जवल भविष्य और उनके यशस्वी जीवन के लिए हम लोगों ने अरदास की है, और अभी मंदिर में माथा टेका है। और हम लोग विभिन्न जिलों से सिख प्रतिनिधिगण यहाँ पे आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे उत्तर प्रदेश का सिख समाज आपके साथ है। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 5 वर्ष का सुशासन रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को चरितार्थ करते हुए विशेषकर सिख समाज के प्रति जो उनका स्नेह और अनुराग रहा है, हम लोग उनके प्रति कृतज्ञ हैं। और हम लोग पुनः 300 प्लस की स्थायी सरकार यहाँ देने जा रहे हैं। और गुंडे माफियाओं से मेरी एक बहुत स्पष्ट चेतावनी देना चाह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे व्यक्तित्व दिया था कि मैं मई में शिमला बना दूंगा, तो मैं मार्च और मई की बात कर रहे थे, और प्रकृति ने साथ दे दिया है पश्चिम से लेकर पूरब तक। चलिए, ठीक है, शिमला बनने की शुरुआत हो चुकी है। एक और हमारे साथ है, एक कलाकार है, आपको और विवेक आपके पास आएंगे, आप बात करते रहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन से पहले हवन कर रहे हैं। गोरखपुर की तस्वीरें आ रही थी जहां पर बाकायदे हवन किया जा रहा है। जी जी, अब वो तस्वीरों की बात करिए जी। याद करेंगे के लोग हमें याद करेंगे, ना कोई डरना ना कोई गम, और दिल में हमेशा वोट का मौसम, ना कोई डरना ना कोई गम, दिल में हमेशा वोट का मौसम। इस दुनिया में डर नहीं लगता, इस भारत में डर नहीं लगता, इस यूपी में डर नहीं लगता कि सारा भी पछू रह गया पीछे, योगी अपनाएंगे, वोट करेंगे, चोट करेंगे, वोट करेंगे,
चोट करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। धन्यवाद। एक साहब और हमारे साथ हैं जो बॉम्बे से, महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हुए हैं और योगी आदित्यनाथ के नामांकन को देखना चाहते हैं। बताइए कहाँ से योगी जी के सपोर्ट में नामांकन के लिए आए हैं। वैसे मैंने फिल्म बनाई है योगी परम कर्तव्य की, ये कर्म योगी, तो उसकी 60% शूटिंग हो गई है, पर आज तो हम ओनली योगी जी के सपोर्ट में आए हैं और योगी जी आएंगे 300+ के साथ आएंगे। तो अंजनी ये नजारा है अलग अलग तरह से, अलग अलग जगहों से। एक साहब पीछे हमारे और महाराष्ट्र से आए हुए हैं। बिल्कुल बात वो कह रहे थे कि हम वहां पर एक मंदिर में रहते हैं और मंदिर के भगवान ने हमसे कहा कि आप जाके योगी आदित्यनाथ से मिलिए और कुछ बातें कहिए। वो क्या बातें वो किसी को नहीं बता रहे, कह रहे बोले इन्हीं को बताएंगे। तो बहुत भांति भांति के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब जरा प्रोग्राम की बात कर लें। अभी योगी आदित्यनाथ अंदर पूजा पाठ कर रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ से अमित शाह को लेने जाएंगे। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एक सभा हो रही है जो चुनाव पूर्व सभा है। वहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर वहां पर कलेक्ट्रेट है। वहां पर वो नामांकन करेंगे और नामांकन करने के बाद फिर यहीं पर सब लोग आ जाएंगे। तो 2-1 घंटे का कार्यक्रम है, लेकिन हाँ तैयारी पूरी है। चूंकि कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है जैसा कि इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी यहाँ पर है। 4 सेटों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं और जो 4 प्रस्तावक है वो अलग अलग वर्ग से हैं। एक दलित समाज से है, एक ब्राह्मण समाज से है, एक वैश्य समाज से है, एक व्यापारी हैं और खुद योगी आदित्यनाथ। तो ये सारी तैयारी हो गई है, बस अब जाकर के एक सभा होनी है और सभा के बाद वो नामांकन दाखिल कर देंगे। करीब 12 बजे के आसपास नामांकन दाखिला होना है। अच्छा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, क्या ये लोग बाकी जो दिग्गज हैं वो पहुंच चुके हैं? नहीं, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान को अभी आना है। उनको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री खुद जाएंगे एयरपोर्ट। वहां से उनको रिसीव करने के बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में जो सभा होनी है वहां पर उनको ले जाएंगे। और ये दोनों ही नेता जो हैं, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह भी हैं, वो भी लखनऊ यहाँ गोरखपुर पहुंच रहे हैं, वो भी नामांकन में उनके साथ रहेंगे। तो अभी आना है 10 बजे के आसपास माना जा रहा है कि ये लोग आएंगे। अच्छा, हमने देखा था विवेक कि अभी जब सिराथू में कार्यक्रम था तो वहां पर भी एक जनसभा का आयोजन किया गया था। सभी लोगों ने, चाहे जेपी नड्डा हो, केशव प्रसाद मौर्य ने, लोगों ने संबोधित किया था। क्या इस तरह का कोई कार्यक्रम यहाँ गोरखपुर में भी है? जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि चुनाव पूर्व एक जनसभा है। हालांकि 1000 लोगों से ज्यादा को नहीं इकट्ठा कर सकते जैसा इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है। तो 1000 लोगों को लेकर के एक जनसभा ही इसको हम कहेंगे, वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में होने जा रही है। वो नामांकन के पहले होगी और उसमें अमित शाह भी शामिल होंगे, धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे, स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसमें जाएंगे। तो सबसे पहले एक जनसभा होगी, जिसको हम जनसभा कहें या प्रबुद्धों का सम्मेलन करें, कुछ भी कह ले। 1000 लोगों से ज्यादा की भीड़ नहीं होगी। वहां पर वो सभा करने के बाद फिर नामांकन के लिए जाएंगे। जिस जगह पर कलेक्ट्रेट है और जिस जगह पर सभा है, उस दोनों के बीच की दूरी 100-200 मीटर ही है, बिल्कुल बगल में ही लगा हुआ है। तो पहले जनसभा होगी, जिसको जनसभा हम कह सकते हैं, लेकिन जैसे चुनावी रैलियां होती हैं वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि 1000 से ज्यादा की भीड़ नहीं होगी। पहले सभा है, फिर उसके बाद नामांकन है और फिर यहाँ आकर के मंदिर में दर्शन भी करेंगे। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर गोरक्षपीठ में आकर के दर्शन भी करेंगे। ठीक है विवेक जी, आपके पास आएंगे, अपडेट भी लेंगे। चूंकि ये बड़ी सीट है और बड़ा यहाँ पे नामांकन होने, बड़े लड़ैया आने वाले हैं। थोड़ा सा डिटेल आपको बता दें कि 2017 में पूर्वांचल के जो नतीजे थे ये भी बहुत जरूरी हो गया जानना। पूर्वांचल में 6 मंडल है, 138 सीट है। गोरखपुर में 28 सीट, 23 सीट बीजेपी के पास है। तो ये आंकड़ा काफी दिलचस्प है। बस्ती की बात करें तो 13 सीट है, 13 जो है वो बीजेपी के खाते में आई थी 2017 में। और इसीलिए कहा जाता है कि पूर्वांचल में पूरा होल्ड है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वाराणसी की बात करें 28 में से 18 सीट जो है बीजेपी के पाले में आई थी और इसके पीछे कहीं न कहीं सीएम योगी का जलवा माना जाता है। प्रयागराज की बात करें तो 28 में से 19 सीट बीजेपी के पाले में आई थी 2017 में। और ये जो आंकड़े हैं ये दिखाते हैं किस तरीके से 2017 में बीजेपी की एक तरफा जीत हुई थी। देवी पाटन में आप देखिए 20 सीट है, उसमें 14 सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया था। आजमगढ़ में 21 सीट है और यहाँ पर पूर्वमंडल की बात करें तो 9 सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया था। हालांकि आजमगढ़ में सिर्फ 1 सीट पर फूलपुर से विवेक जो बीजेपी के विधायक बने थे। और विवेक देखिए, चूंकि जब हम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं और 2017 का वो चुनाव हम लोगों को याद है, हम लोग पुराने चैनलों में बात करते भी थे कि पूर्वांचल में उनकी अच्छी खासी पैठ है
और यही वजह है कि उनका नाम कहीं सीएम के रेस में नहीं था, लेकिन उनको सीएम बनाया गया था। तो अगर यहां से वो लड़ रहे हैं चुनाव, तो पूरे पूर्वांचल में भी एक मैसेज देने की कोशिश होगी, जैसा कि हम 2017 के आंकड़े भी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का प्रभाव है पूरे पूर्वांचल में। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का ये व्यक्तिगत प्रभाव है, कुछ गोरक्षपीठ का प्रभाव है, और कुछ मुख्यमंत्री जब उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी और उसका जिस तरह से पूर्वांचल के तमाम क्षेत्रों में विस्तार किया था, उसका असर है कि वहां पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत है। वो चाहे गोरखपुर का मंडल हो, चाहे वो देवीपाटन का। देवीपाटन में भी एक शक्तिपीठ है जो इसी गोरक्षपीठ की ही एक शाखा है, इसी मठ से ही जुड़ी हुई वो शाखा है देवीपाटन मंडल में, तुलसीपुर में। इसके अलावा आजमगढ़ का जो मंडल है या वाराणसी का जो मंडल है, ये इन सारे जगहों पर जिस तरह से हिंदू युवा वाहिनी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाया, जमाया, उसकी वजह से उनकी पकड़ वहाँ पर मजबूत होती चली गई और वहाँ पर जो भी आंदोलन होते थे या जो भी ज़रूरत होती थी वो वहाँ पर पहुँचते भी रहे हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने काफ़ी मेहनत की है अपने इस पूर्वांचल को अपने साथ जोड़ने में, और शायद इसी की परिणाम है कि पूर्वांचल में 2017 में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। आज भी जब पूर्वांचल में, खासतौर से गोरखपुर के इलाके में भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा करना चाहती है तो योगी आदित्यनाथ और इस मठ की शरण में उसको आना ही पड़ता है। मैं आपको 2002 का किस्सा बताऊं। 2002 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा इसी गोरखपुर सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी ने शिव प्रताप शुक्ला को प्रत्याशी बनाया था अपना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस वक्त गोरखपुर से भाजपा के सांसद थे। कुछ बात हो गई और उन्होंने हिंदू महासभा से अपना प्रत्याशी यहाँ पर राधा मोहन दास अग्रवाल को बनाया और उस राधा मोहन दास अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को हरा दिया था। तो ये ताकत है योगी आदित्यनाथ की इस पूरे क्षेत्र में, जिसको भारतीय जनता पार्टी भी अब मानती है। अब तो खैर वो बातें पुरानी हो गई, लेकिन अगर हम ताकत की और असर की बात विवेक, आपने अग्रवाल साहब का जिक्र किया, तो अग्रवाल साहब की जगह इस बार योगी जी खुद मैदान में उतर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भाई अग्रवाल साहब इसको लेकर काफी नाराज है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या अग्रवाल साहब को मना लिया गया है? क्या यहाँ पे क्या समीकरण दिख क्या रहा है? अग्रवाल साहब को समझा लिया गया है? बाकी पार्टियों की तरफ से कौन कौन लोग मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, जहां तक राधा मोहन दास अग्रवाल की बात है, अभी तो निवर्तमान विधायक हैं और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही संरक्षण में उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और उनका राजनीतिक करियर बढ़ा है। अलग बात है कि विवाद हो जाते हैं, कुछ बातें हो जाती हैं, लेकिन राधा मोहन दास अग्रवाल को अगर लोग जानते हैं गोरखपुर में, या वो विधायक बने 2-3 बार, तो इस मठ के कारण और योगी आदित्यनाथ के कारण नहीं है। पूरा गोरखपुर शहर, गोरखपुर पूरा इलाका जानता है। तो हो सकता है कि उनको कोई नाराजगी हो। अखिलेश यादव उनको लगातार लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आप आइए, हम आपको लड़वाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने अभी तक हाँ नहीं किया है। जहां तक अन्य प्रत्याशियों की बात है तो चंद्रशेखर आजाद यहाँ से जो अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, वो लड़ ही रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है उसने अभी अपना प्रत्याशी अधिकृत तौर पर घोषित नहीं किया है। चलिए विवेक जी, आएंगे आपके पास, आप बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। तो ये देखिए तस्वीरें जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके बाद फिर वो जाएंगे नामांकन दाखिल करने के लिए। नामांकन दाखिल करने से पहले एक सम्मेलन का भी कार्यक्रम है, कुछ लोगों से उनकी बात मुलाकात, संवाद भी होगी। तो ये अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।